हेलो एवरीवन, क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 द वर्ड ऑफ नंबर्स एक्सरसाइज 3.5 का इंट्रोडक्शन करेंगे। ये हमारे इंट्रोडक्शन का पार्ट वर्ड है जिसमें हम लास्ट की 4 कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं और बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। जिसमें से लास्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग आज इस वीडियो को पूरी तरीके से बने रहिए और तैयार होकर के आप लोग बैठे। और आई होप कि आप लोग इसका पहला पार्ट फर्स्ट जरूर देख करके आए होंगे। अगर अभी तक नहीं देखा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्लीज आप इंट्रोडक्शन का पार्ट फर्स्ट जरूर देख करके आए और मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर भी फॉलो कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इंट्रोडक्शन को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मेरी आप लोग इस रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारे पास 4 कॉन्सेप्ट कौन से है जो हमें यहाँ पर पढ़ने हैं। पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है पाई पाई नंबर। ये जो पाई नंबर है इसकी थ्योरी क्या है? थ्योरी ऑफ पाई नंबर एंड रिपीटेटिंग सीरीज एंड सीरीज, कुछ इस तरह का टॉपिक है, आपके बुक में लिखा हुआ है। दूसरा है आप लोगों का प्रिडिक्टिंग टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन के टाइप्स को प्रिडिक्ट करना विदाउट एनी लॉन्ग डिवीजन, ये वो कॉन्सेप्ट है। वैसे ये 10th क्लास का कॉन्सेप्ट है, इस बार आप लोगों की 9th क्लास में भी डाल दिया है। ओके, तो प्रिडिक्टिंग टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन एक टॉपिक ये है। और जो तीसरा आप लोगों का टॉपिक है, इसके बाद पहला तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा आप लोगों का टॉपिक है मैजिकल नंबर, मैजिक ऑफ साइक्लिक नंबर। ये एक टॉपिक, ये तो एक्स्ट्रा में है, ये मैं आपको समझाऊंगा ये एक्चुअली है क्या। ओके, फोर्थ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पे मैं सर्किल कर दे रहा हूँ और एक ये इस पे भी सर्किल स्टार बना दे रहा हूँ। ये दो लास्ट के आपके, एक ही सेकंड वाला और एक लास्ट वाला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली है क्या? ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रूट एंड नंबर ऑन नंबर लाइन पर रूट एंड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको क्लास 9th का है। और ये जो प्रिडिक्टिंग द टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ये क्लास 10th की चैप्टर फर्स्ट का टॉपिक है, इस बार 9th क्लास में भी डाल देता है। ओके, तो ये आप लोगों के लिए एक एडवांटेज है। ओके, याद रखना। तो देखो यहाँ पर हम अपना पहला कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, थ्योरी ऑफ पाई नंबर एंड सीरीज। ये सीरीज का क्या है यहाँ पर, और ये पाई नंबर है क्या, ये कैसे हमें मिलता है। कॉन्सेप्ट को मैं लिख लेता हूँ, मैं पाई नंबर थ्योरी एंड सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, इनफाइनाइट सीरीज। एक्चुअली में पाई नंबर होता क्या है? पाई नंबर यहाँ पर अलग अलग पहले के सवाल में जो आज से 3-4 साल हजार साल पहले कुछ वैज्ञानिक हुए, मतलब मैथमेटिशियन हुए, जिन्होंने अलग अलग पाई की डेफिनेशंस दी। और इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आप लोगों की डेफिनेशन है वो क्या है? वो है कि द रेशो ऑफ circumference of circle to diameter of circle gives a infinite number। एक इन्फिनाइट नंबर देता है कॉल्ड पाई। इसको हम क्या बोलते हैं? पाई बोलते हैं। ये इस तरह का दिखने वाला नंबर पहले वैज्ञानिक ने दी। ठीक है, वैज्ञानिक ने दी। उसकी क्या डेफिनेशन थी? डेफिनेशन ये थी कि अगर हमारे पास एक सर्किल है, ओके, सर्किल ये है, तो सर्किल की ये जो बाहरी परत है इसको हम क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। यानी कि बाहर जो पैरामीटर है इसको हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं। ठीक है, इसको हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं। और अगर हम यहाँ से 20 से इसको डिवाइड कर दी, जो सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट कोड है, इसको हम क्या बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें बोला है पाई क्या है? पाई रेशियो है सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल टू द डायमीटर ऑफ अ सर्किल। और जो पाई की यूनिक वैल्यू है वो क्या है? 3.14। ठीक है, एक इन्फिनिट वैल्यू है। हालांकि यहाँ पर हमने कुछ डिजिट तक इसको लिखा है, हम केवल इतनी वैल्यू को यूज करते हैं अपने कॉन्सेप्ट के लिए। हालांकि में ये वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी है, इससे आगे भी
डिजिट इसमें है, लेकिन ये एक नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है। ये नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है आप लोगों की, ओके, ये आप लोगों की नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है और नॉन रिपीटिंग है। इसमें डिजिट रिपीट नहीं करती। ये इसमें कम से कम 50 डिजिट से भी ऊपर डिजिट है इसमें आगे, लेकिन हम अपनी कैलकुलेशन के लिए 3.14 यहाँ पर यूज करते हैं, ओके। अब यहाँ पर आर्यभट्ट थे, आर्यभट्ट, आर्यभट्ट एक मैथमेटिशियन थे, मैथमेटिशियन। ऐसा कोई 499 सी यानी कि 499 ईस्वी में ये आए। इन्होंने कहा कि मैं एक फ्रैक्शन देता हूँ, एक फ्रैक्शन देता हूँ जिसमें जो सर्कमफ्रेंस है सर्किट की वो होगी इतने यूनिट 3927 और रेडियस होगी 1250। अगर हम इसका रेशो लेंगे तो 3.1416 हमें क्या मिलेगा, रेशो मिलेगा, ठीक है। ये इसका उत्तर मिलेगा। जो इसकी डिजिट्स है, पाई के वैल्यू यहाँ पर आई, एक्चुअली ये आगे भी है, ये आगे और है, लेकिन हमने यहाँ पर पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक इसको हमने लिखा, ओके। पाई की वैल्यू इससे ही मिली, ओके, ठीक है। ये एक इन्फिनाइट वैल्यू है। फिर आर्यभट्ट आए, आर्यभट्ट 499 सीई में, 499 ईस्वी में इन्होंने एक रेशो दिया 3927/1250, इससे हमें पाई की वैल्यू मिली, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू इन्फिनाइट है और हमारे पास पाई की वैल्यू एक होती है, वो होती है पाई इक्वल टू 22.7, इसकी वैल्यू भी 3.14 होती है। हालांकि में 3.14 वैल्यू हम पॉइंट की 2 डिजिट तक वैल्यू को यूज करते हैं, जबकि ये वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पर 3.14 है, यहाँ पर आ जाएगा 3.1428। 4 के बाद डिजिट यहाँ पर चेंज हो गई, ध्यान से देखो, यहाँ पर डिजिट देखो और यहाँ पर क्या देखो, डिजिट देखो। 4 के बाद डिजिट यहाँ पर चेंज हो गई, तो यहाँ पर जो शुरू की जो 2 डिजिट है पॉइंट के बाद की, केवल ये यहाँ पर सेम है, लेकिन उसके बाद अगर आप डिजिट देखोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, डिजिट आप लोगों की डिफरेंट हो जाएगी, डिजिट यहाँ पर डिफरेंट हो जाएगी। इसका क्या मतलब है, एक फ्रैक्शन तो ये रहा 22/7 और एक फ्रैक्शन आप लोगों का ये है, यानी कि यहाँ पर कोई फिक्स फ्रैक्शन नहीं है जो पाई की यूनिक वैल्यू हमें दे दे, जो हमें कंप्लीट बिल्कुल करेक्ट वैल्यू दे दे। आज तक पाई की करेक्ट वैल्यू यहाँ पर निकली ही नहीं, क्योंकि इसको प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल काम है, ओके। काफी समय लग जाएगा पाई की वैल्यू को पाई की वैल्यू करेक्ट प्रिडिक्ट करने में। तो इसलिए हम यहाँ पर अलग अलग फ्रैक्शन को निकाला, अलग अलग जो वैज्ञानिक है वे आए, उन्होंने अलग अलग वैल्यू दी, अलग अलग वैल्यू दी। ये आर्यभट्ट ने दी और ये आप लोगों की दी थी, ये आप लोगों की जो दिया है ये आर्किमिडीज ने दी थी वैल्यू, आर्किमिडीज ने, आर्किमिडीज, आर्किमिडीज, आर्किमिडीज ने ये वैल्यू दी थी, जिन्होंने कहा था पाई की वैल्यू 22/7 होगी और ये 22/7 होगी 3.1428 और इससे आगे नंबर चलता रहेगा। लेकिन हम यहाँ पर कितने डिजिट तक यूज करेंगे, 3.1428, 4 डिजिट तक इसको लिखेंगे। लेकिन हम अपने कॉन्सेप्ट के लिए, अपने कैलकुलेशन के लिए हम यहाँ पर शुरू की 2 डिजिट तक हम यहाँ पर यूज करते हैं, क्योंकि पॉइंट की बात की शुरू की 2 डिजिट यहाँ पर सेम होती है। यहाँ पर फ्रैक्शन अलग है, यहाँ पर फ्रैक्शन 22/7 अलग है, यानी कि 22/7 यहाँ पर फ्रैक्शन है, यहाँ पर ये वाला फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन पाई की वैल्यू के लिए यूनिक नहीं है, यहाँ पर डिफरेंट फ्रैक्शन हो सकते हैं, जहाँ पर हमें 3.14 समथिंग वैल्यू में यहाँ पर पाई की मिल सकती है, लेकिन हम पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक सेम वैल्यू को यूज करते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक वैल्यू सेम होती है, ओके। और ये इनफाइनाइट है, ये हमें किसमें बताया था, ये में बताया था लैम्बर्ट ने। लैम्बर्ट एक साइंटिस्ट थे। लैम्बर्ट ने 1971 में कहा था कि पाई की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, यानी कि वो कभी भी एंड नहीं होगी, वैसे चलती रहेगी, यानी कि कम से कम 50 डिजिट से भी ऊपर तक इसकी क्या है, वैल्यू है। अब रोल आता है कि इनका, अब रोल आता है माधव का, माधव संगमन। मेरे से जो प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ी रॉन्ग हो रही है संगमन की, आप प्लीज एक बार इसको रीड कर लीजिएगा खुद से। बस मुझे शुरू का पता, माधव एक साइंटिस्ट थे, ये भी मैथमेटिशियन थे, इन्होंने हमें एक सीरीज दी। चलो नेक्स्ट चीज पर बात करते हैं, आप लोगों को पता माधव है, माधव है और संग मगरमा, इसकी प्रोनाउंसिएशन मुझसे हो नहीं रही, तो यहाँ पर माधव में इसके बताते ये केरला में रहने वाले हैं, केरला के रहने वाले थे। तो इन्होंने, ये भी एक मैथमेटिशियन थे, ये भी क्या थे, मैथमेटिशियन थे। तो इन्होंने यहाँ पर एक सीरीज दी, इन्होंने यहाँ पर क्या दी, एक सीरीज दी। उस सीरीज क्या थी, पाई इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 1 3 प्लस 1 5 माइनस 1 7 प्लस एंड सो। ये एक सीरीज है। इन्होंने कहा था अगर हमें पाई की एक्यूरेट वैल्यू चाहिए तो हमें इस सीरीज को सोल्व करना पड़ेगा, और ये सीरीज की आपकी इन्फिनिट सीरीज है, जिसको सोल्व करने में काफी वक्त लग जाएगा। यानी कि अगर हम यहाँ पर पहली 2-3
डिजिट को सोल्व करके देखे तो यहाँ पर पाई की 1 से 2 डिजिट ही क्या आई पाएंगी, 1 से पॉइंट के बाद 1 से 2 डिजिट मुश्किल से सही आ पाएगी। कम से कम हमें 3 से 4 डिजिट तक शुरू में सोल्व करना होगा, तब जाकर के पॉइंट की 2 डिजिट हमारी मैच करेंगी। और अगर हमें पाई की बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए वैल्यू, तो कम से कम हजारों वैल्यू, हमें यहाँ पर हजारों डिजिट्स तक हमें जाना पड़ेगा। आई थिंक लाखों में बात कर लो, लैक्स डिजिट तक हमें बात कर लो, लैक्स डिजिट को हमें इसकी सोल्व करना पड़ेगा, तब जाकर के हमें पाई की हमें वैल्यू यहाँ पर मिलेगी। लेकिन हम ऐसा कर नहीं सकते, तो उन्होंने कहा था बस आप लोग इतना याद रखो कि पाई इक्वल टू 4 इंटू, और ये सीरीज है 1 माइनस, यहाँ पर ओड नंबर, पहले शुरू में 1, फिर 1/3, 1/5, एक बार माइनस एक बार प्लस, शुरू में प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, यहाँ पर शुरू में 1, 1 माइनस 1 में से घटा दो 1/3, प्लस कर दो 1/5, माइनस 1/7, यानी कि एक बार ओड नंबर को ओड में रख के 1 के माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ऐसे सीरीज बनती चलाई जाएगी और हमें इससे क्या मिल जाएगी, पाई की करेक्ट वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन फ्रैक्शन में मैं आपको पहले बता चुका कि कोई भी यूनिक फ्रैक्शन नहीं है, यानी कि कोई भी फिक्स फ्रैक्शन नहीं है, फिक्स फ्रैक्शन नहीं है जो मैं एक्यूरेट वैल्यू पाई की दे सके। और मैंने आपको पीछे शो करके भी दिखाया, एक 22/70, एक थी 3927/1250। इनकी जो डिजिट की वैल्यू थी वो डिफरेंट थी, बस 3.14 पॉइंट के 2 डिजिट तक वैल्यू की सेम थी, और पॉइंट के बाद 2 डिजिट के बाद वैल्यू डिफरेंट थी। तो यानी कि कोई फिक्स फ्रैक्शन नहीं है जिससे हमें पाई की वैल्यू मिल जाएगी। और ये एक सीरीज है, ये एक सीरीज है जिससे हमें पाई की एक्यूरेट वैल्यू मिल सकती है। लेकिन हमें एक्यूरेट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए भी, यानी कि कहने का मतलब है कि कम से कम इसकी शुरू की 5 से 6 वैल्यू करेक्ट करने के लिए भी हमें कम से कम 1000 से डिजिट को 1000 डिजिट को यहाँ पर हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, इनको सोल्व करना पड़ेगा, तब जाकर इसकी 6 से 7 डिजिट भी हमें सही से एक्यूरेट तरीके से हमें मिल पाएगी। ओके, बाकी पाई क्या आप लोगों को पता चल गया, सर्कल की सर्कमफ्रेंस से उसकी डायमीटर का रेशियो। और अलग अलग वैज्ञानिक हुए, मैथमेटिशियन हुए जिन्होंने पाई की अलग अलग फ्रैक्शन में वैल्यू दी और उनकी डेसिमल में वैल्यू दी। ओके, बस आप लोग इतना याद रखो, इतना आप लोग के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, अब दूसरा टॉपिक उठाते हैं। एक टॉपिक तो कंप्लीट हो गया, दूसरा टॉपिक है प्रेडिक्टिंग टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। और ये डेसिमल एक्सपेंशन हमें इसका टाइप शो करना है, इसका टाइप हमें प्रिडिक्ट करना है। सॉरी, तो ये हम रेशनल नंबर की बात करेंगे, किसकी, रेशनल नंबर की, रेशनल नंबर की इसमें बात करेंगे, याद रखना। तो रेशनल नंबर की हम इसमें बातचीत करने वाले, सॉरी हम इसमें रेशनल नंबर की बातचीत करने वाले हैं। अगर हमें कोई कहे कि विदाउट एनी लॉन्ग डिवीजन, विदाउट एनी लॉन्ग डिवीजन, हमें कोई बोले विदाउट एनी लॉन्ग डिवीजन हमें बोले कि 22/9 की डेसिमल एक्सपेंशन बताओ क्या होगी, यानी कि वो टर्मिनेट होगी या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट होगी। हम यहाँ पर केवल 2 ही केस पढ़ेंगे, पहला केस एक तो टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रेशनल नंबर का यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, केवल रेशनल नंबर का है। तो रेशनल नंबर में 2 कैटेगरी रहती है, एक तो टर्मिनेटिंग की, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की, याद रखना। ओके, रिपीटिंग को बार हम रिकरिंग भी बोल देते हैं, याद रखना इस चीज को। ओके, तो प्रेडिक्टिंग द टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन में हमें एक नंबर दिया जाएगा और हमसे बोला जाएगा कि इसकी प्रेडिक्ट करो, उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, डिफाइन विदाउट एनी लॉन्ग डिवीजन, परफॉर्मिंग विदाउट एनी लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन को बिना किए परफॉर्म किए इसकी डेसिमल एक्सपेंशन होता है। इस केस में हम लोग करते क्या है, हमारे पास अगर P/Q फॉर्म का एक रेशनल नंबर है जहाँ पर Q 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है, और P/Q क्यू प्राइम है, तो हमें यहाँ पर Q के प्राइम फैक्टर एडिशन मेथड से फैक्टर करने होंगे, यानी कि हमें यहाँ पर फैक्टर्स करने होंगे, फैक्टर्स ऑफ Q, हमें यहाँ पर फैक्टर्स करने होंगे Q के। अगर फैक्टर्स में Q के फैक्टर्स में, अगर Q के फैक्टर्स में 2 की पावर n या 5 की पावर n ये पेयर है, ठीक है, ओनली केवल ये पेयर है, या फिर 2 की पावर n और 5 की पावर n, इन दोनों में से कोई एक पेयर है, या फिर इनमें से केवल एक पेयर हो, तो इससे क्या साबित हो जाएगा, इससे ये साबित हो जाएगा कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी, टर्मिनेटिंग होगी। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी, टर्मिनेटिंग होगी। अगर ये पेयर भी हुए और इनके साथ इनके अलावा कोई एक्स्ट्रा डिजिट आ गई, मान लो यहाँ पर 3 आ गया, तो ये आप लोग की नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगी, याद रखना। हमें Q के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करने हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें फैक्टर निकालने हैं। अगर Q के फैक्टर में केवल फैक्टर या तो 2 है या 5 है, या इनकी पावर है, या तो 2 की पावर n या 5 की पावर n m, ये 2 है,
या फिर इनमें से कोई एक भी हो गया तो 2 की पावर n या फिर 5 की पावर n, ठीक है। जब तो क्या होगी हमारी टर्मिनेटिंग होगी, टर्मिनेटिंग होगी, लेकिन एक कंडीशन होगी, इनके अलावा कोई और फैक्टर होना नहीं चाहिए। अगर इनके अलावा कोई और फैक्टर हो गया, 3 मान लो यहाँ पर 3 आ गया, ओके, तो आपकी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगी डेसिमल एक्सटेंशन। याद रखना, इसको आप लोग याद रखना। इसको एग्जांपल के तहत आपको हमने एक एग्जांपल लिया 25 अपॉन में 62, जब यहाँ पर 25 62 ने लेकर के हमने 9/4 लिया, 9/4 ले लिया, ओके। क्यू हमारे पास ये है, पी हमारे पास ये है, ये पी अपॉन क्यू के इक्वल है, ओके। क्यू की वैल्यू ये रही, क्यू के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर करो, तो 2 to the 4 2 1 2, तो यहाँ पर क्या आया 2 का स्क्वायर। अब आप लोग कहोगे सर यहाँ पर 1 भी है, देखो 1 तो होता ही है, 1 को एक्सेप्ट करना है, 1 को एक्सेप्ट करना है, क्योंकि 1 तो हर किसी के पास ऐसा फैक्टर होता है, ओके। इसको आप एक्सेप्ट करोगे, याद रखना 1 है। 1 के अलावा यहाँ पर क्या बचा 2 स्क्वायर, क्योंकि हम इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 9/2 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, अपॉन में 2 का स्क्वायर है, क्या है 2 का स्क्वायर है, यानी कि ओनली 2 की पावर n है, या तो 2 की पावर n इस वाली फॉर्म की, ये कुछ कुछ हमें दिखाई दे रही है, या तो केवल अकेला ये हो, या फिर केवल अकेला यू हो, या फिर ये दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। तो इस केस में हम लोग क्या कहेंगे, इस केस में हम लोग क्या कहेंगे कि इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो टर्मिनेटिंग होगी, क्या होगी टर्मिनेटिंग होगी। और वो निकाली कैसे जाएगी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं वो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। जैसे 9/2 का स्क्वायर है, ओके। अब हमें यहाँ पर नीचे 10 की पावर बनानी है, 10 की पावर में हमें यहाँ पर कुछ वैल्यूज बनानी है, ठीक है, 10 की पावर में। और 10 की पावर में कब बन सकती है 10 का, देखो 10 का फॉर्म हो सकता है जब जब दोनों फैक्टर प्रेजेंट हो, 2 × 5 प्रोडक्ट है, जब 2 × 5 हो तभी यहाँ पर 10 बन सकता है। अगर इनमें से एक भी लॉस्ट हो गया तो आप कभी भी 10 बना नहीं सकते हो। तो लेकिन यहाँ पर क्या है 2 का स्क्वायर है, ओके। हमें यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर 5 का पेयर भी चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो फैक्टर यहाँ पर प्रेजेंट है क्या है 2 का स्क्वायर, 5 से इतनी ही पावर के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, जिससे कि फ्रैक्शन बैलेंस रहे, ऊपर नीचे इसलिए ताकि फ्रैक्शन क्या रहे बैलेंस रहे, यानी कि इक्विवेलेंट रहे, ओके। तो 5 की पावर 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 5 की पावर 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, इससे क्या होगा, ये होगा 9 × 25 अपॉन ये हो जाएगा 2 × 5 की पावर 2। अपन एक्सपोनेंट की फॉर्मूले पढ़े होंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई 9 किस में कर दो, 9 5 45 कैरी 4, 9 2 18, 18 और 4 22, 22 अपॉन में क्या 10 की पावर 2, और इसका मतलब 225 अपॉन में ये हो गया 100, और पॉइंट बढ़ा दो 2.25, इसका आंसर आ जाएगा। 9 को 4 से डिवाइड करके लिख लिया 2.25 ये आंसर आएगा। याद रखना जो भी फैक्टर यहाँ पर प्रेजेंट हो, जो भी फैक्टर यहाँ पर हमें प्रेजेंट हो, हमें अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसके अदर नंबर, जो भी नंबर यहाँ पर प्रेजेंट हो 2 और 5 में से, उसके अलावा किसी और, इसके अलावा दूसरे नंबर की सेम पावर से, जितनी इस नंबर की पावर है, जो भी नंबर यहाँ पर प्रेजेंट है जितनी उसकी पावर है, उसके दूसरे नंबर से सेम पावर के होते हुए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर क्या है नंबर ये है, इसकी कितनी पावर है इतनी, दूसरे नंबर से सेम पावर से, यहाँ पर पावर सेम है 2, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, उसको सोल्व कर लो, आपकी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगी। मान लो हमारे पास ये होता 7/15, 7/15 को क्या लिख सकता हूँ मैं 3 × 5, यहाँ पर 5 की पावर 1 है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 5 की पावर n और 5 की पावर 2 की पावर n में से यहाँ पर 5 की पावर n है केवल, लेकिन इसके साथ अदर फैक्टर आ गया, इसके साथ एक अदर फैक्टर आ गया, तो इसका मतलब इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी। और हम इसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसको हमें मैनुअली डिवाइड ही करना पड़ेगा। आप चाहे इसको मैनुअली डिवाइड करके देख लो, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी, ठीक है। यहाँ पर कोई और तरीका नहीं है, जैसे इसका तरीका था उसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए, इसका आंसर निकालने के लिए हम यहाँ पर इससे इसका आंसर नहीं निकाल सकते, हमें यहाँ पर डायरेक्ट इससे डिवाइड करना ही पड़ेगा, 15 से 7 को डिवाइड ही करना पड़ेगा, ओके। आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ जिसमें 2 की पावर n 5 की पावर m दोनों आती है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने कहा 9/5 में 5 to the 10 और 5 to the 25, 5 to the 25, ठीक है। 5 to the 10, चलो 10 यहाँ पर हम 10 ही ले लेते हैं, ठीक है, 10 ले लिया मैंने। 9/10 में 10 है, आपको पता है सर ये तो डिवाइड हो जाएगा 0.9 आएगा, लेकिन क्यों आएगा, ये आया क्यों, क्योंकि हम 10 को तोड़ सकते हैं 2 ×
5 में, ये भी 2 की पावर 1 में, ये भी 5 की पावर m में 1 में, ठीक है। यहाँ पर इनकी पावर सेम होनी चाहिए, ठीक है। 2 5 जा 10, तो 10 की पावर 1 इक्वल टू 9/10 और पॉइंट बढ़ा दो 0.9 की आ जाएगा हमारा आंसर। मुझे कोई और एग्जांपल अभी सूझ नहीं रहा था तो मैंने ये एग्जांपल ले लिया, ठीक है। मैंने इसको खोल करके बता दिया ऐसा क्यों हुआ कि ये इससे डिवाइड हो जाएगा। हमने छोटी क्लास में पढ़ रखा जब भी अपोन में 10 की पावर हो बस ऊपर पॉइंट बढ़ा दो आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें पता कैसे चला कि इसकी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सटेंशन होगी, क्योंकि जो फैक्टर है अपोन में p है, अपोन में जो q है सॉरी 2 के फैक्टर है वो प्राइम फैक्टराइजेशन है, ओके। और वो फैक्टर किसकी फॉर्म में है, 2 इंटू 5 की पावर m फॉर्म में है, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर इसको पता लगा लिया किसकी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सटेंशन होगी। अगर इसके साथ यहाँ पर कोई अदर फैक्टर हो जाता है, जैसे आप 35 मान लो, 35 अपॉन में 36 अपॉन में 35, तो 36 अपॉन में 7 इंटू 5, ठीक है, 7 इंटू 5। या फिर यहाँ पर एक काम करो, 36 अपॉन में 70 ले लो। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 7 इंटू 10, ओके। 36 अपॉन में 7 इंटू 2 इंटू 5। यहाँ पर 5 इंटू 2 दो फैक्टर प्रेजेंट है, यहाँ पर दोनों 5 की पावर n इंटू 2 की पावर m दोनों पेयर यहाँ पर प्रेजेंट है, लेकिन एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ गया क्योंकि केवल ये अकेले होने चाहिए। आप लोग देख लो जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है उसमें या तो 2 की पावर n या 5 की पावर m अकेला है या फिर दोनों एक साथ है, इनके अलावा कोई और भी नहीं है। देख लो 9/10 में 2 की पावर 5, 2 की पावर 1 और 5 की पावर n 1 दोनों है, दोनों पेयर है। क्या इसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं है। लेकिन जिनकी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सटेंशन है उसमें कोई एक फैक्टर प्रेजेंट है डिफरेंट फ्रॉम 2 और 5। देखो यहाँ पर 5 फैक्टर है लेकिन इसके अलावा कोई अदर फैक्टर 2 और 5 के अलावा यहाँ पर प्रेजेंट है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सटेंशन को दर्शाता है, ओके। ये है इनकी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सटेंशन और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सटेंशन को प्रिडिक्ट करने की प्रोसेस विदाउट परफॉर्मिंग एनी लॉन्ग डिवीजन। याद रखना ये क्लास 10th का टॉपिक था, लेकिन अभी 9th क्लास में भी इसमें इंक्लूड कर दिया, तो बड़ी खुशी हुई मुझे कि इसमें इंक्लूड कर दिया, आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिल गया, ओके ओके। चलो अगला टॉपिक है मैजिक ऑफ साइक्लिक नंबर। मैजिक ऑफ साइक्लिक नंबर ये फालतू का टॉपिक है, इसमें और कुछ नहीं है। एक्चुअली ये है क्या, जैसे हमारे पास एक नंबर दे दिया 2/7 और एक नंबर दे दिया गया 3/7। यहाँ पर 3/7 2/7 की वैल्यू फाइंड आउट करो, उसको डिवाइड करके। और हमारे पास इतना समय है नहीं कि हमारे पास क्या हो कि हम इसको डिवाइड कर सकें, लेकिन हमारे पास 1/7 की वैल्यू गिवन है। 1/7 की वैल्यू क्या है, 0.142857 हमारे पास इसकी वैल्यू गिवन है। और इसके ऊपर बार, क्योंकि ये वैल्यू पॉइंट के बाद रिपीट करती है, हमारे पास ये वैल्यू क्या करती है, पॉइंट के बाद रिपीट कर रही है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक नंबर बोलते हैं। 0.142857 को हमने क्या बोला, साइक्लिक नंबर। क्यों, क्योंकि 7 के बाद ये पूरी कंप्लीट वैल्यू आप लोगों की रिपीट करने लग जाएगी। जब आप 1 को 7 से मैन्युअली डिवाइड करोगे तो ये डिजिट पॉइंट के बाद रिपीट करने लग जाएगी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, साइक्लिक नंबर। उसका मैजिक क्या है, इसका मैजिक ये है कि अगर हमें इस तरीके के नंबर को सोल्व करने हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1/7, 3 इंटू 1/7। हमें पता है 1/7 की वैल्यू क्या है, ये यहाँ पर ये रखते 2 की मल्टीप्लाई करोगे 2/7 की वैल्यू विदाउट परफॉर्मिंग यानी लॉन्ग डिवीजन यहाँ पर हम निकाल लेंगे। तो ये इसका मैजिक, और इसमें कुछ भी नहीं है, ओके। और इसमें कुछ भी नहीं है, ये इसका मैजिक है। एक्चुअली क्या होगा, जब हम 2 में 0.142857 की मल्टीप्लाई करेंगे, 0.142857 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो क्या आएगा, 2 5 जा 14, 2 5 जा 10 11, 2 8 जा 16 17, 2 2 जा 4 5, 2 4 जा 8, 2 2 1 जा 2.0। तो यहाँ इसकी वैल्यू कितना है, 0.285714। यानी कि ये जो पैटर्न है ये क्या है, ये एक पैटर्न है जो रिपीट हो रहा है। ये जो साइक्लिक नंबर है ये एक पैटर्न है जो कि रिपीट हो रहा है। अब ये दूसरे पैटर्न में क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। दूसरे पैटर्न में क्या हो गया, ये शिफ्ट हो गया। 2 की मल्टीप्लाई करने के बाद ये दूसरे पैटर्न में शिफ्ट हो गया, और इसके ऊपर भी हम बार लगा देंगे क्योंकि इसके ऊपर बार है इतने डिजिट के, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी डिजिट है उसके ऊपर बार लगा दे क्योंकि इसके ऊपर बार है। और ये दूसरे पैटर्न में क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, शिफ्ट अदर पैटर्न। दूसरे पैटर्न में ये शिफ्ट हो गया जो कि इसका आंसर है, और ये इसका मैजिक है। क्योंकि पेपर में आप लोगों को ये वैल्यू गिवन होगी और आप लोगों को कहा जाएगा कि इनकी वैल्यू निकालो, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, आपको ये वैल्यू गिवन होगी तो बस आप लोगों को इनकी वैल्यू 1 बाय 1 यहाँ पर पुट करनी है, यहाँ पर इसको कर देना है। या फिर आप लोगों को करना क्या होगा, 1/7 की एक बार वैल्यू निकाल लो। एक बार पहले अगर यहाँ पर ये वैल्यू गिवन ना हो तो 1/7 की, क्योंकि यहाँ पर कॉमन क्या है, 1/7 दोनों में कॉमन है, 1/7 की वैल्यू निकालो 1/1 और फिर 1/1 यहाँ पर 2 में 3 मल्टीप्लाई कर दो तो इसका आंसर निकल जाएगा। अब आप लोग यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करो, इसकी वैल्यू को निकालो और मुझे
कमेंट करो। ये मैजिक ऑफ द साइक्लिक नंबर। और ये साइक्लिक नंबर क्यों है? क्योंकि पॉइंट के बाद ये वैल्यू रिपीट करती है, और इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, इसलिए कहा गया है मैजिक ऑफ साइक्लिक नंबर। इस साइक्लिक नंबर का मैजिक क्या है? ये इसका मैजिक है, याद रखना। ओके, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक पॉइंट के बाद यहाँ पर रिपीट करती है, और रिपीट करने के बाद यहाँ पर ये अदर पैटर्न में शिफ्ट होती है। एक पैटर्न ये है, इसमें शिफ्ट हो गई 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, जिस जो कि हमें किसकी वैल्यू मिली? 2/7 की वैल्यू मिली, विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन, विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन, याद रखना। ओके ओके, ये देख छोटा सा टॉपिक ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, 26 मिनट्स हो चुकी है। अब रह गया एक लास्ट टॉपिक जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको अच्छे से समझना। और इसके लिए आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम आनी चाहिए, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगने वाली है। ठीक है, बाकी मैं आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम भी अभी समझा दूंगा कि पाइथागोरस थ्योरम पढ़ती क्या है। चलो देखो, देखो यहाँ पर है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉरी रूट एन और नंबर लाइन पर रूट एन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक एग्जांपल के तहत आप लोगों को समझाता हूँ, एक एग्जांपल के तहत मैं आप लोगों को इसको समझाता हूँ। मान लो मैंने एग्जांपल लिया √2 का, मुझे √2 को क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। कैसे करते हैं? तो हम करते हैं यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम से। और ये पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम होती है, हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये कहता है कि 90 डिग्री का एंगल है, ये ए बी सी ये 3 पॉइंट है, और ये हाइपोटेनियस है हमारी साइड, ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ही हमारा बेस है। ठीक है, ये कहता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होगा। ये होगी हमारी हाइपोटेनियस सॉरी पाइथागोरस थ्योरम, इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस ने ये थ्योरम दी थी, जिसको हम पीजीटी थ्योरम भी बोलते हैं शॉर्ट में, पीजीटी थ्योरम, याद रखना। ओके, पीजीटी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पीजी थ्योरम भी कहते हैं, पीजीटी कह देते हैं। ओके, h स्क्वायर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एक्चुअली हम यहाँ पर करते हैं जो राइट एंगल ट्रायंगल है, हमें यहाँ पर ये बनाना होता है कि राइट एंगल ट्रायंगल बना करके ही हम लोग √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखना, नंबर लाइन पर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी √2 है इसको हम क्या मान लेते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज मान लेते हैं। ठीक है, एक रफ कॉपी में लिख लो √2। ठीक है, अब हमें करना कुछ नहीं होता, अब हमें इसको तोड़ना होता है समेशन ऑफ स्क्वायर में। स्क्वायर में मतलब यहाँ पर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो उसको मैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर में इसको तोड़ना होता है। तो मैं √2 को क्या लिख सकता हूँ? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसका रूट लिख सकता हूँ। इसका मतलब जब यहाँ पर स्क्वायर की फॉर्म में आ गए तो स्क्वायर के अंदर की जो टर्म है, ठीक है, यानी कि जो नंबर है इसके अंदर, उतनी यूनिट हम बेस को परपेंडिकुलर को देते हैं। ये परपेंडिकुलर स्क्वायर है, ये बेस का स्क्वायर है। ठीक है, 1 यूनिट हमेशा हम किसको मानेंगे? परपेंडिकुलर को मानेंगे, और यहाँ पर बेस को भी हम लोग क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप लोग यहाँ पर ड्रॉ करोगे नंबर लाइन पर रूट वाले एन को, तो हमेशा परपेंडिकुलर का जो लेंथ होगी वो हमेशा ही इंटीजर में मानना, इससे आप लोगों को बड़ी आसानी होगी। ठीक है, कई बार क्या होता है, कई बार हमारे पास ये वैल्यू रूट में भी आ जाती है, बेस की जो लेंथ है उसको कई बार हम लोग बेस रूट में भी ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन हमेशा ही परपेंडिकुलर की लेंथ किस में लेना है? इंटीजर में लेना है। उससे क्या होगा? कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा, इसको रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पर आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं कि आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम आती है, तो पाइथागोरस थ्योरम अगर आप लोगों ने सीख भी ली, तो आप लोगों को नंबर को समेशन की स्क्वायर के समेशन की फॉर्म में तोड़ना आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है, इसकी बिना आप लोगों का काम नहीं चल पाएगा। तो आप लोग करोगे क्या? जैसे मेरे पास यहाँ पर 5 है, मान लो √5 है, अब √5 को मुझे तोड़ना है। अब सबसे पहले √5 को हमें स्क्वायर्स की फॉर्म में तोड़ना है। सबसे पहले तो अब इसको नॉर्मल सम की फॉर्म में तोड़ लो। मैं 5 को कैसे ला सकता हूँ? एक तो 2 + 3 ला सकता हूँ, एक बार ला सकता हूँ, उसको मैं 4 + 1 ऐसा आ सकता है। अब आप लोग कहोगे सर 6 - 1 भी तो ला सकते हैं, केवल प्लस होने चाहिए, केवल प्लस। ठीक है, केवल प्लस वाले को इंक्लूड करना है। ओके, एक तो मैं इससे ला सकता हूँ 5, और एक बार इससे ला सकता हूँ। अब ये जो नंबर आए, इनके ऊपर हमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके देखने हैं। ठीक है, क्या हम 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 5 ला सकते हैं? √5 ला सकते हैं? इनका इसको रूट लेकर के नहीं ला सकते, क्योंकि ये तो 4 और ये 9 अपोव चला जाएगा, तो √5 तो हो नहीं पाएगा। ओके, क्या हम यहाँ पर √2 का स्क्वायर, ठीक है,
प्लस √3 का स्क्वायर ला सकते हैं, एग्जैक्टली ला सकते हैं, क्योंकि √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और 3 का √3 का 3 हो जाएगा और ये रूट तो √5 आ गया। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई। ओके, एक चीज यहाँ पर ये है, एक इक्वेशन हमारे पास, एक टर्म हमारे पास ये भी है 4+1 टर्म, यानी कि टर्म 4+1। मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर प्लस 1, इसका रूट ले लो, यहाँ पर 1 का स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। ठीक है, या फिर बेस इसको मान लो, परपेंडिकुलर को हमेशा 1 ही मानना। ठीक है, 1 ही मानना। ओके, परपेंडिकुलर ये रहा, बेस ये रहा, तो क्या मैं इसको 5 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। एक √5 की वैल्यू तो ये है, एक √5 की वैल्यू ये है, एक √5 की वैल्यू है √2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, उसका होल रूट, और एक है 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट। ये दोनों √5 के इक्वल ही है। अब हमें इनमें से चूज करना है, अब हमें दिमाग लगा के इसमें से चूज करना है कि कौन सी वैल्यू हमारे लिए से परफेक्ट रहेगी, क्योंकि बन तो दोनों से जाएगा, लेकिन टाइम हमें किस में सबसे ज्यादा लगेगा, ये मैं अभी आपको क्लियर कर दूं। जो रूट वैल्यू, अगर इनमें से कोई एक वैल्यू रूट की है तब तो चल जाएगी, तब तो काम हो जाएगा। ठीक है, अगर दोनों वैल्यू रूट की है, क्योंकि अगर हमने परपेंडिकुलर अगर हमने यहाँ पर रूट में ले लिया तो दिक्कत हो जाएगी। हमें फिर से एक रूट वाले, हमें एक अलग से एक और रूट का ट्रायंगल इस बेस के ऊपर यहाँ पर हमें बनाना पड़ेगा, फिर उसको इसके कंपेयर में, फिर उसके कंपेयर में यहाँ पर इस वाले बेस के, और वो जो यहाँ पर हाइपोटेनियस अलग से बनेगी, जो एक बड़े वाला ट्रायंगल बनेगा, उसको इसको इंक्लूड करके फिर हमें रूट, अपना जो हमारा आंसर है वो हमें यहाँ पर लाना होगा, जो हमारी मेन हाइपोटेनियस होगी वो हमें यहाँ पर ड्रॉ करनी होगी। इससे थोड़ा लॉन्ग पड़ेगा, अगर या तो एक रूट वाली वैल्यू है या फिर इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, जिस रूट के अंदर है तो इंटीजर वैल्यू है स्क्वायर की। ठीक है, या फिर एक रूट की वैल्यू हो, एक इंटीजर वैल्यू। ठीक है, तब हम उस वैल्यू को इंक्लूड करेंगे, याद रखना। सॉरी भैया, देखो मैं समझा, या तो रूट वाली वैल्यू है 1, जैसे मान लो हमारे पास है 3, को मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे हमारे पास √3 है, √3 हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट करना, मैं इसको लिख सकता हूँ √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। हमारे पास क्या है, एक रूट वाली वैल्यू है, एक इंटीजर वाली वैल्यू है, इसको हम बेस मान देंगे, इसको परपेंडिकुलर मान देंगे, इससे भी इजी होगा। एक तो हम इसको चूज करेंगे, या फिर दोनों क्या होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए, जैसे कि 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू √5। इनको अगर हम चूज करेंगे तो हमारा जो राइट एंगल ट्रायंगल है ये फॉर्म करना बड़ा आसान होगा, एज कम्पेयर टू चूजिंग द बोथ परपेंडिकुलर एंड बेस एज अ रूट वैल्यू। इससे थोड़ी हमें दिक्कत हो जाएगी, ये बात आप लोग याद रखना। और पाइथागोरस थ्योरम में हमें परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर में तोड़ना कैसे, ये मैंने आपको सिखा दिया। पहले उनको जनरली सम की फॉर्म में तोड़ लो, कि हम उसको प्लस साइन का, बस केवल प्लस साइन वाले इंक्लूड करना, कि हम इसको सम की फॉर्म में कैसे ला सकते हैं, और फिर उनके ऊपर ये अलग अलग अप्लाई करके देखो, एक का स्क्वायर दोनों का स्क्वायर करके देखो, या एक के रूट का स्क्वायर करके देखो, दोनों के रूट का स्क्वायर करके देखो। ओके, इनमें से कोई ना कोई एक पैटर्न आप लोगों का मैच हो ही जाएगा। ठीक है, याद रखना। और फिर यहाँ पर जो नीचे वाले इन पे भी ये इस्तेमाल करके देखो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 वैल्यू बन सकती है। अब चलो मैं इसको रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ कैसे हम लोग करते हैं, फिर मैं आप लोगों को उसको प्रूव करके इंडस्ट्री करके दिखाऊंगा। हमें तो रिप्रेजेंट करना है √2 को, मान लो √2 को करना, मैं √2 को क्या लिख सकता हूँ, √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये 20 का स्क्वायर हो गया प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो गया। हमें स्क्वायर के अंदर की वैल्यू उठानी, ना कि पूरी स्क्वायर को उठाना। ठीक है, हम एक नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे, चाहे 0 से स्टार्ट करो, कहीं से भी स्टार्ट करो। ठीक है, मान लो 0 यहाँ पर है, ओके, 0 1 2 3 4 5, यहाँ पर मैक्सिमम बेस और परपेंडिकुलर की क्या वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर नंबर इधर ले लेंगे पॉजिटिव। यहाँ पर मैक्सिमम 1 1 है दोनों, तो हमने मैक्सिमम 1 5 तक ले लिए। मान लो यहाँ पर 7 होता है, यहाँ पर 1 होता है, तो मैक्सिमम हम 8 या 9 ले लेते, 8 या 9 तक ले लेते हैं। ओके, याद रखना। अब देखो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, 1 है, बेस कितना 1 है। सबसे पहले हमें बेस बनाना है, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, स्केल से बेस बनाएंगे, कितना 1 यूनिट का, 1 यूनिट बेस, 1 का मतलब 1 यूनिट। यहाँ से 1 यूनिट कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है। लेयर में से कर देता हूँ मैं, ये हमारी क्या है, 1 यूनिट है, 1 यूनिट डिस्टेंस है। ओके, स्केल से ड्रॉ करनी है, तो आपको मैनुअली करके दिखा रहा हूँ, फिर अभी आपको स्केल की मदद से करके दिखाऊंगा। ओके, ये 1 यूनिट है। ओके, अब जहां से हमें डी की मदद से परपेंडिकुलर पे ड्रॉ करना होगा, मान लो हमने डी की मदद से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, सॉरी स्टूडेंट, तो हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया डी की मदद से। अब हमें क्या करना होगा, जहां से जितना यहाँ पर परपेंडिकुलर की यूनिट है, कितनी है, 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट का मार्क लगाना होगा पुरकार से। पुरकार की नींव यहाँ रखते हुए एक मार्क हम यहाँ पे लगा देंगे। जैसे ही ये मार्क लग जाएगा तो 1 यूनिट भी हो जाएगा।
तो 1 यूनिट एरी 1 यूनिट एरी, और ये राइट एंगल ट्रायंगल बनने वाला है, तो परपेंडिकुलर ये बेस है, तो इसको इससे ज्वाइन कर देंगे, ओरिजिन से इसको ज्वाइन कर देंगे, तो यहाँ से इसको क्या कर देंगे हम लोग, ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा हमारा √2, ये हमारी हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगी √2। अभी हमारा केवल राइट एंगल ट्रायंगल बना है, अभी हमारा नंबर रिप्रेजेंट नहीं, वो नंबर तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट होगा, इसकी मदद से हम इसको कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो हाइपोटेनियस है पुरकाल के नीप यहाँ पर रखते हुए, इसको मापते हुए यहाँ से हम लोग क्या लगा देंगे, आर्क लगा देंगे, और हमें पता है कि √2 की वैल्यू 1 और 2 के बीच में आती है, तो ये यहाँ कहीं को लाई करेगी, यहाँ कहीं को लाई करेगी, तो √2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, आप लोगों को इस तरीके से करना है, यहाँ से पुरकाल की नीप रखते हुए यहाँ से आप लोगों को मार्क लगा देना, 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 और 2 के बीच में लाई करते हैं, तो √2 यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखना कि आप लोगों को इस तरीके से प्रोसेस करना है। अब देखो मैंने यहाँ पर 0 से स्टार्ट किया, ये आप लोगों की मर्जी है कि आप लोगों को कहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। बाकी हम यहाँ पर 0 से स्टार्ट ही करेंगे, क्योंकि 0 से स्टार्ट करना ही अच्छा होता है, ठीक है। या फिर आप लोग एक काम करना है, इसको 0 से स्टार्ट करना है, 0 से स्टार्ट करने सबसे बेहतर रहता है, बेटर मतलब बेटर तरीका है 0 से स्टार्ट करना। ओके, तो 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, तो मतलब हाँ, तो सॉरी मैंने जो आप लोगों से कहा है कि आप ये कैसे भी स्टार्ट कर सकते हो, नो, केवल 0 से स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट होगी, क्योंकि नंबर लाइन कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट होगी, और ये 2 की नंबर किसके बीच में लाई करती है, 1 और 2 की। पता चला हमने इसको 1 से स्टार्ट किया होता तो 2 और 5 के बीच में लाई करता, जो कि गलत हो जाता है, जबकि ये 1 और 2 के बीच में लाई कर रही है, तो यानी कि हम 0 से स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, अब मैं आप लोगों को इसको करके दिखाता हूँ पुरकार की मदद से, ठीक है। चलो अब देखो, मैं यहाँ पर आपको पेंसिल और पुरकार की मदद से करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक लाइन सीधी खींच ली होगी, और याद रखना कि जब आप लोग पेंसिल से लाइन ड्रॉ करो या पेंसिल से कुछ भी फिगर बनाओ या कुछ भी कंस्ट्रक्शन करो, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, पेंसिल की नीब हमेशा ही शार्प होनी चाहिए, उससे क्लियर और एक एक्यूरेट इमेज बनती है, और एक एक्यूरेट कंस्ट्रक्शन हमारी बनके तैयार होती है, ठीक है, वो एरर फ्री होती है, याद रखना। मान लो हम यहाँ से चले और मैं कम से कम 21 तक आ गया, ओके, मान लो ये है हमारी लाइन, ओके, ये हमारी लाइन है, मैं यहाँ पर चला, थार्टीन से चला मैं थार्टीन से चला 22 तक, ओके, ये है मेरी। तो 13 से 14, एक पॉइंट तेरा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, मैंने नो डिस्टेंस यहाँ पर ले ली, ठीक है, मैंने यहाँ पर नो डिस्टेंस ली, मान लो मैं इसको 0 मांग रहा हूँ, इसको यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8, यहाँ पर 9, यहाँ पर 9 डिस्टेंस मैंने यहाँ पर ले ली। अब एक यूनिट का था, एक यूनिट को मैं यहाँ पर ड्रॉ करना है, एक डिस्टेंस ले लेता है, एक कोई भी डिस्टेंस, तो मान लो आप लोग मैं ले लेता हूँ 0 से ले लेता हूँ एक यूनिट की डिस्टेंस, ये लो, मैं इसको गाढ़ा कर देता हूँ, ये हमारी 1 यूनिट, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 यूनिट हमारी डिस्टेंस हो गई। अब मैं डी की हेल्प से इस 1 पर क्या बनाऊंगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, ओके, ये तो हमारा बेस हो गया, ठीक है। तो ये रहा मेरा डी। अब आप लोगों को इसको ओपन करके आपको करके दिखाता हूँ। तो ये लीजिए, मैंने डी ले लिया, ओके, ले लिया। तो कैसे करते हैं, डी को यहाँ पर रखेंगे, ये जो डी की लाइन है, डी की ये जो लाइन है, ये इस लाइन के ऊपर ओवरलैप होनी चाहिए, ठीक है, और हमें यहाँ से ड्रॉ करना है ना, तो ये जिसका मिड पॉइंट है, ये इसके वर्टेक्स पर होना चाहिए, इस वाले पॉइंट पर होना चाहिए लाइन की, और ये पूरी पूरी लाइन पर होनी चाहिए, ओके। तो ये देखो अब ये लाइन पर है, तो 90 डिग्री कहाँ है, 90 डिग्री ये रहा, 90 डिग्री ये रहा, देख लो, 90 डिग्री ये रहा, देख लो, ये रहा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, पॉइंट लगा देंगे, तो ये वीडियो, अब हम इसको क्या कर देंगे, इससे इस पॉइंट से इसको हम ज्वाइन कर देंगे,
तो ये लो, ठीक है, हमने एक बार यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, जब भी हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हम लाइन पर डबल डबल ऐसे नहीं करते, हम केवल एक बार में अच्छी सी लाइन, स्ट्रॉन्ग लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ओके, तो ये 90 डिग्री का हो गया, ये 90 डिग्री का हो गया। अब हम यहाँ पर प्रकार से क्या करेंगे, 1 यूनिट मापेंगे, 1 यूनिट मेजर करेंगे। ठीक है, मान लो मैं 1 यूनिट मेजर करता हूँ, ये लो 1 यूनिट मैंने मेजर कर ली। मेरे पास पेंसिल बड़ी है, आप लोग अपने पास छोटी पेंसिल जरूर रखिए, क्योंकि छोटी पेंसिल से एक्यूरेट इमेज बनती है। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पर लगा देंगे 1 यूनिट। तो लीजिए मैंने यहाँ पर वन यूनिट का क्या लगा दिया, आर्क लगा दिया इस पॉइंट से रखते हुए। ठीक है, अभी जो आर्क लगा ये 1 यूनिट का है, 1 यूनिट का है। ओके, 1 यूनिट का है, ये 1 यूनिट का, 1 यूनिट। तो ये लीजिए ये आपका 1 यूनिट का हुआ। ओके, अब मैं क्या करूंगा, इसको इससे मिलान कर दूंगा अभी। तो ये लो मैं इसको इससे मीट कर देता हूँ, यहाँ से रखो, इसको इससे मिला दो, इससे इसको मिला दो, इसको। ठीक है, ये मिल गया, ये होगा हमारा √2। अब √2 राइट एंगल ट्रायंगल की हाइपोटेनस तो हो गई। अब यहाँ पर अगर मैं इसको पी पॉइंट मान लूं, ओबी को यहाँ से मापते हुए, ठीक है, यहाँ से मापते हुए, ठीक है, यहाँ रखा। ठीक है, यहाँ रखा ना, यहाँ रखा। अब जहां पर प्रकार की नीडल है, इसको यहाँ पर रखते हुए यहाँ से इस पर क्या लगा दो, आर्क लगा दो, नीचे लाइन पर आर्क लगा दो ऐसे। तो ऐसे जहां पर ये एक्स एक्सिस को कट करेगा, जहां पर भी एक्स एक्सिस को कट करेगा, जहां पर भी ये एक्स एक्सिस को कट करेगा, ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है जिस पॉइंट पर इसने कट किया एक्स एक्सिस को, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो √2 यहाँ पर रिप्रेजेंट हो गया। और देखो पेंसिल से ड्रॉ करते करते इमेज को, पेंसिल का जो सिक्का है वो बहुत ज्यादा मोटा हो चुका, जिसकी वजह से जो फॉन्ट है इसका बड़ा होता चला गया। यहाँ पर देखो कितना बारीक फॉन्ट है, यहाँ पर देखो कितना कितना मोटा फॉन्ट है। तो इसलिए बारीक से बारीक फॉन्ट रखो। अगर कभी भी ऐसा लगे कि कंस्ट्रक्शन करते समय पेंसिल का फॉन्ट मोटा हो गया है, ठीक है, तो पेंसिल को तुरंत ही शार्प कर ले। तो इसलिए अपने पास शार्प और शार्पनर और इरेजर जरूर रखिए। या तो ये रफ कॉपी जब लोग पेपर में करके आओगे तो पेपर में आप लोग एक्यूरेट करके आओ, बिल्कुल फिगर क्लियर होनी चाहिए। तो आप लोगों को पेंसिल वगैरह आप लोगों को छील करके रखनी चाहिए, साफ करके रखनी चाहिए। और पेंसिल हो तो छोटी रखना, मेरे पास अभी बड़ी पेंसिल है क्योंकि मुझे इसकी जरूरत पड़ती है। ओके, तो बाकी आप लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, बाकी आई होप ये था आज का इंट्रोडक्शन। अगर इसमें कुछ भी डाउट हुआ इंट्रोडक्शन में और पिछले इंट्रोडक्शन के किसी भी टॉपिक में, तो आप लोग कमेंट जरूर करना, आप लोगों को फिर दोबारा समझाऊंगा एक बेस्ट वीडियो बना। ठीक, बाकी आप लोगों को ये इंट्रोडक्शन कैसा लगा इसमें आप लोग जरूर बताइए, इसमें आप लोगों को क्या चीज समझ में नहीं आई। ठीक है, बाकी अब हम मिलेंगे इसकी एक्सरसाइज के साथ, जो कि लास्ट एक्सरसाइज है। फिर इसकी अगली एक्सरसाइज करने के बाद ये यूनिट जो है आप लोगों की चैप्टर खत्म हो जाएगा। बस इसकी एक ऑप्शनल एक्सरसाइज रहेगी जिसको मैं अलग से वीडियो बना करके अपलोड करूंगा, उसको मैं चैप्टर में इंक्लूड नहीं करूंगा। ओके, तो फिर इस चैप्टर को खत्म करने के बाद हम फिर अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं सोचूंगा कि आप लोगों को कौन सा चैप्टर पढ़ाऊं अभी, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो बेसिक बेसिक चैप्टर है जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, अगर इसको मैं आपको बाद में कराऊंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, तो वो तो फिर भी चल जाएगा। ठीक है, और जैसे कि आप लोगों के अगला चैप्टर शायद जियोमेट्री का, वो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। वो चैप्टर होना बहुत जरूरी है क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं उसमें जो कि क्लास 9th में जो पहले थे वे हटा दिए, जो बेसिक्स था वो हटा दिया गया, अब केवल एडवांस है, केवल उनका यूज इसमें दिया गया है। तो आप लोगों को मैं जियोमेट्री के चैप्टर सब आगे कराऊंगा सबसे पहले, और उसके बाद जो आसान चैप्टर रह जाएंगे जैसे आप लोगों की कोऑर्डिनेट जियोमेट्री हो गई या प्रोबेबिलिटी हो गई, इनको तो मैं बाद में कराऊंगा। ठीक है, बाकी आप लोगों के स्कूल में अभी कौन कौन सा सिलेबस हो आप लोग कमेंट में जरूर बताना, उसके अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक है, बाकी जब मैं आप लोगों को कराऊंगा चैप्टर तो आप लोगों का रिविजन रहेगा। और आप लोगों को चैप्टर में कुछ क्या समझ में नहीं आया, क्या नहीं आया, आप लोग एक बार जरूर बताना है। अब हम मिलेंगे इस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ। ओके, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। ओके, तो चलो चलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।